दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर सिंह चौहान और आज लेकर के आए हैं एक नए टॉपिक के साथ में। आज का जो टॉपिक है राजस्थान की स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला के अंतर्गत हम आज दुर्गों के बारे में या किलों के बारे में प्रारंभिक जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों राजस्थान की स्थापत्य कला। दोस्तों, राजस्थान की जो स्थापत्य कला है इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है कि स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक किसे कहा गया है? स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक किसे कहा गया दोस्तों? तो स्थापत्य कला का जो जनक है वो मेवाड़ के महाराणा कुंभा को कहा गया है। तो इसका सीधा सा उत्तर आ जाएगा महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा गया है। अब आप लोग कहेंगे कि स्थापत्य कला के अंदर आता है क्या क्या है? तो दोस्तों, स्थापत्य कला के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पे आते हैं किले या दुर्ग। 2 नंबर पे हम लोग अध्ययन करेंगे जिसे कहते हैं प्रमुख महल। 3 नंबर पे हम लोग जिसका अध्ययन करेंगे उसके अंतर्गत आती है बावड़ियां। ये भी स्थापत्य कला में आती हैं। बावड़ियां, कुंड, तालाब। और स्थापत्य कला के अंतर्गत आती है छतरियां। और स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं मंदिर और मस्जिद, मंदिर एंड मस्जिद। तो दोस्तों, स्थापत्य कला के अंतर्गत इतनी सारी चीजों का अध्ययन हम लोग करेंगे। और स्थापत्य कला के अंतर्गत हम लोगों ने पहला प्रश्न देखा था कि स्थापत्य कला का जनक किसे कहा गया है? महाराणा कुंभा को कहा गया है। और स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या क्या चीजों का अध्ययन करते हैं हम लोग? किले, दुर्ग, महल, बावड़ियां, कुंड, तालाब, छतरियां, मंदिर, मस्जिद, है ना। ऐसी और भी काफी सारी चीजें हैं जिनके अंतर्गत स्थापत्य कला आती है। अब हम लोग देखते हैं कि महाराणा कुंभा को क्यों कहा गया है। तो महाराणा कुंभा के काल के अंतर्गत मेवाड़ में 84 दुर्गों में से कुल 32 दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण या मरम्मत का कार्य, दुर्गों का निर्माण या मरम्मत का कार्य किसने कराया था? अकेले महाराणा कुंभा ने कराया था। हम लोग ये देख रहे हैं कि कुल 84 मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण या मरम्मत का कार्य है वो अकेले महाराणा कुंभा ने कराया था। इसलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता। ये कौन कह रहा है? तो आपको कहना है कि एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है पुस्तक वीर विनोद। पुस्तक कौन सी हो गई है दोस्तों? वीर विनोद। और वीर विनोद का लेखक कौन है? वो है कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास ने जो वीर विनोद ग्रंथ लिखा है, उस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण या मरम्मत का कार्य अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया। इसी कारण महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। और आपको पता होगा महाराणा कुंभा के समय में तो बहुत सारे विकास हुए। महाराणा कुंभा के काल के अंतर्गत चित्तौड़ में विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर का निर्माण हुआ। महाराणा कुंभा के काल के अंतर्गत कुंभलगढ़ का दुर्ग, काफी सारी चीजें हैं महाराणा कुंभा के काल में निर्मित हुआ था। और महाराणा कुंभा तो एक बहुत ही स्थापत्य कला के बारे में बहुत ही प्रखंड विद्वान भी था, है ना। तो लेखक भी था, विद्वान था, बहुत बड़ा ज्ञानी और जानकार था। इसी कारण से स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर हम लोग देखते हैं कि दुर्गों की प्रारंभिक जानकारी किस सभ्यता से प्राप्त होती है? दोस्तों, ये जो प्रश्न लिखा है कि राजस्थान के अंतर्गत दुर्गों की जो प्रारंभिक जानकारी है वो किस सभ्यता से प्राप्त होती है, तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा
कालीबंगा सभ्यता। अगर आप कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहां पर एक टीले की खुदाई की गई, वहां पर दो नगर मिले, एक तो परकोटे युक्त नगर मिला और एक बिना परकोटे वाला नगर मिला। इसी कारण कालीबंगा को दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़। और ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? सरस्वती नदी, सरस्वती या गग्गर नदी, गग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि दुर्गों की प्रारंभिक जानकारी हमें किस सभ्यता से मिलती है? तो इसका सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा? कालीबंगा सभ्यता। आगे देखेंगे दोस्तों, एक प्रश्न आता है, भारत में सर्वाधिक दुर्ग, भारत के अंतर्गत सर्वाधिक दुर्ग कहां कहां से प्राप्त होते हैं? कौन कौन से राज्य के अंतर्गत आएंगे? तो यहां पर सबसे पहले नंबर पे भारत में जो सर्वाधिक दुर्ग हैं वो सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। नंबर 2 के ऊपर आता है राजस्थान, नहीं, नंबर 2 के ऊपर आता है मध्य प्रदेश और 3 नंबर के अंतर्गत आएगा अपना राजस्थान। नंबर 2 के ऊपर है मध्य प्रदेश और नंबर 3 पे लिखूंगा मैं राजस्थान। एक नंबर पे लिखा मैंने महाराष्ट्र, 2 नंबर पे लिखा मैंने मध्य प्रदेश और 3 नंबर पे लिखा है राजस्थान। तो राजस्थान के अंतर्गत तीसरे नंबर के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यहां पर एक नंबर पे महाराष्ट्र, यानी सर्वाधिक जो दुर्ग पाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। नंबर 2 के अंतर्गत मध्य प्रदेश करेंगे और नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग करेंगे राजस्थान के अंतर्गत। अब देखिए अगला जो प्रश्न आता है, राजस्थान में सबसे नवीन दुर्ग। देखिए यहां पर हम लोग 2 भागों में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर देखिए रियासतकालीन सबसे नवीन दुर्ग की बात करेंगे, या राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग जो अभी लेटेस्ट में बना है, इसका तो उत्तर हो जाएगा मोहनगढ़। सबसे जो नया है दुर्ग मोहनगढ़, सबसे नया किला जो है मोहनगढ़ है जैसलमेर में। बट अगर रियासतकालीन सबसे नवीन दुर्ग की बात करेंगे तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लोहागढ़। लोहागढ़ है भरतपुर के अंतर्गत। यहां पर दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से अगर आ जाता है कि राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग या नया दुर्ग कौन सा है, नया किला कौन सा है, तो हम लोग बात करेंगे मोहनगढ़ जैसलमेर की। लेकिन रियासतकालीन सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ का किला, लोहागढ़ भरतपुर। ये वही लोहागढ़ है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं, मिट्टी का किला। राजस्थान के अंतर्गत 2 ऐसे किले हैं मिट्टी के किले के नाम से उनको पहचाना जाता है। एक तो आता है लोहागढ़, लोहागढ़ भरतपुर, और दूसरा आता है वो आता है भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। मिट्टी का किला यानी कि ये मिट्टी से नहीं बने हुए हैं, बट इनके पीछे की बहुत लंबी स्टोरी है। जब ये किले आएंगे तब इनके बारे में बताया जाएगा। बट अगर किलों की बात करेंगे कि मिट्टी के किले हैं, मिट्टी निर्मित किले हैं, तो यहां पर 2 किलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक किला आता है लोहागढ़ भरतपुर और 2 नंबर पे आता है भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। एक यहां पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण
अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों यहां पर मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखा है कि राजस्थान का ऐसा किला है जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स टॉड के द्वारा। जेम्स टॉड द्वारा निर्मित उस किले का नाम है टाडगढ़। टाडगढ़ का किला, और ये टाडगढ़ का किला कहां पर आता है दोस्तों? टाडगढ़ अजमेर में। टाडगढ़ का किला कहां आता है दोस्तों? टाडगढ़ अजमेर में। और इसी दुर्ग को बोलते हैं बोराडवाड़ा का किला। तो दोस्तों यहां पर एक परीक्षा के अंतर्गत यह भी क्वेश्चन आता है, बोराडवाड़ा का किला, बोराडवाड़ा का किला किसे कहा गया है दोस्तों? तो बोराडवाड़ा का जो किला कहा गया है वह टाडगढ़ के किले को कहा गया। यह टाडगढ़ का किला वही किला है दोस्तों जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के समय में एक नाम आता है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। और एक व्यक्ति आता है राव गोपाल सिंह खरवा। राव गोपाल सिंह खरवा। राव गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को इसी दुर्ग में कैद करके रखा गया था। तो परीक्षा में प्रश्न आता दोस्तों कि जो भूप सिंह है या विजय सिंह पथिक है, इस विजय सिंह पथिक को इसी दुर्ग में कैद करके रखा गया और यहीं से विजय सिंह पथिक भाग जाते हैं और भागने के पश्चात में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। तो यहां पर एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया, तो वहां पर सीधा सा उत्तर आ जाएगा टाडगढ़ का किला। टाडगढ़ का किला है टाडगढ़ अजमेर के अंतर्गत। ये टाडगढ़ का किला कहां आता है? टाडगढ़ अजमेर के अंतर्गत। और ये कौन से अभ्यारण्य क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये टाडगढ़ रावली अभ्यारण्य क्षेत्र का हिस्सा है। टाडगढ़ रावली अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे दोस्तों, एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतया मुस्लिम पद्धति या इस्लामिक पद्धति पर बना हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैगजीन दुर्ग अजमेर। मैगजीन दुर्ग अजमेर। मैगजीन दुर्ग अजमेर को ही अकबर का किला कहा जाता है। इसका निर्माण अकबर ने कराया था। इसे अकबर का दौलत खाना या अकबर का शस्त्रागार भी कहते हैं। तो मैगजीन जो दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। यह राजस्थान का पूरा एकमात्र ऐसा किला है जो मुस्लिम पद्धति या इस्लामिक पद्धति के ऊपर बना हुआ है। मुस्लिम पद्धति या इस्लामिक पद्धति के ऊपर यह पूर्णतः बना हुआ है। अगला जो प्रश्न दे रखा है दोस्तों, आक्रमण। देखिए यहां पर हम लोग दो बात करते हैं। ऐसा दुर्ग सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला और विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला। देशी आक्रमण झेलने वाला किला और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में आया हुआ भी है। राजस्थान का ऐसा किला जो सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला है,
एक ऐसा किला है जो राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है। तो दोस्तों अगर सर्वाधिक देशी आक्रमण की बात करेंगे हम लोग, तो देशी आक्रमण झेलने वाला किला है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ अजमेर। इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, गढ़बीटली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और मेवाड़ के उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसकी मरम्मत करवाई और अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पर इस दुर्ग का निर्माण क्या कर दिया, तारागढ़ अजमेर रख दिया। यहां पर मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है, घोड़े की मजार बनी हुई है यहां पर, और काफी सारी बातें हैं वो इस अजमेर का दुर्ग जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में करेंगे। यहां पर एक वर्ड आता है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। देखिए दोस्तों, दो प्रश्न इजी क्लियर हो गए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा हो जाएगा, तो आपको तारागढ़ अजमेर करना है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों आपको भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ करना है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक संस्था है, उसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किले। दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंतर्गत कुल कितने किले शामिल है, तो दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे जून 2013 के अंतर्गत, जून 2013 में इनको शामिल किया गया और 6 दुर्ग है जून 2013 में शामिल, 6 है ना। तो दोस्तों यहां पर क्या करता हूं मैं, 6 पहाड़ी किले, 6 पहाड़ी किले परीक्षा में दोस्तों ये आते ही आते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं एक हिंट लिखता हूं, मैंने लिखा चीकू, मैंने लिखा गाजर और मैंने लिखा आम। चीकू, गाजर, आम। दोस्तों यहां पर इसमें 6 पहाड़ी किले हैं, वो 6 पहाड़ी किले इसके अंतर्गत आएंगे। दोस्तों चीज से हो जाएगा चित्तौड़गढ़। देखिए यहां पर जो पहला दुर्ग है वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़ में, सिंपल सी बात है, नाम से ही पता हो जाएगा। दूसरा कू से हो जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग, यहां पर हम लोग बात करेंगे, दूसरा हो जाएगा कुंभलगढ़, और ये कुंभलगढ़ कहां पर आता है दोस्तों, राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहां आएगा, राजसमंद में। तीसरा दुर्ग आता है गागरोन दुर्ग, क्या नाम हो जाएगा, गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग दोस्तों कहां है, झालावाड़ में। कहां है दोस्तों, झालावाड़ के अंतर्गत। ज से हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, और इसी को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, सोनारगढ़। जैसलमेर दुर्ग, ये ज आ रहा है, ज से आपको जैसलमेर दुर्ग कहना। सूर्य की पहली किरण जब गिरती है दोस्तों इस जैसलमेर के ऊपर, तो यह दुर्ग सोने के समान चमकता है, इसीलिए इसको सोनारगढ़ कहा जाता है। और एक बंगाली फिल्म का निर्देशक है सत्यजीत रे, उसने सोनार किला नामक एक पिक्चर बनाई थी इसके ऊपर, तभी से इसका नाम क्या पड़ा, सोनारगढ़। बहुत डीप स्टडी करेंगे इसके बाद में। राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा किला है जिसके अंतर्गत चूने, सीमेंट, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके इसका प्रयोग किया गया है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसकी जो छत है दोस्तों, वो छत भी लकड़ी की बनी हुई है। ऐसे कई सारी विशेषताएं हैं इन दुर्गों के बारे में, जब हम बाद में अध्ययन करेंगे। र से हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। देखिए दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग, और रणथंभौर दुर्ग कहां है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। रणथंभौर दुर्ग रण और थंब नामक पहाड़ियों के ऊपर निर्मित, एक रण और एक थंब, थंब के ऊपर स्तंभ बना हुआ है। और इसका जो हमीर रासो है, हमीर रासो के अनुसार इसका प्राचीन नाम था वो रणथंभ था, अभी भी लेटेस्ट एग्जाम में भी पूछा गया है। ऐसे काफी सारे, और हमीर देव चौहान की वीरता का प्रतीक, ऐसे काफी सारे, और इसको बहुत डीप स्टडी करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब। आज केवल इतना सा थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देते हैं। आम से हो जाएगा आमेर दुर्ग, यानी आमेर दुर्ग, और आमेर दुर्ग दोस्तों कहां है, जयपुर के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, आमेर दुर्ग, तो यहां पर मैंने 6 पहाड़ी किले लिखे हैं, जून 2013 के अंतर्गत इनको शामिल किया गया। 6 पहाड़ी किले हैं, 6 पहाड़ी किलों के अंतर्गत दोस्तों क्या हो जाएगा, चीकू, गाजर, आम, चीकू, गाजर, आम। और
इन सब के ऊपर 29 दिसंबर 2018 को डाक टिकट भी जारी किए गए। इन सब के ऊपर, चीकू, गाजर, आम के ऊपर 29 दिसंबर 2018, 29 दिसंबर 2018 को सभी 6 दुर्गों पर भारतीय डाक टिकट जारी किए गए। भारतीय डाक टिकट जारी किए गए। तो दोस्तों यहां पर एक अच्छा सा क्वेश्चन यह भी बनता है दोस्तों कि 29 दिसंबर 2018 को इन 6 पहाड़ी दुर्गों के ऊपर डाक टिकट जारी किए गए। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कितने कितने रुपए के डाक टिकट जारी किए गए हैं। यहां पर देखा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंतर्गत कुल कितने किले शामिल हुए हैं, 6 पहाड़ी किले शामिल हुए हैं। जून 2013 के अंदर शामिल किया गया है। मैंने आपको याद करने की दृष्टि से एक ट्रिक लिखी है, चीकू, गाजर, आम। ची से दोस्तों हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला जो चित्तौड़गढ़ में है। कू से दोस्तों कुंभलगढ़ का किला जो राजसमंद में है। गा से गागरोन का किला जो झालावाड़ के अंतर्गत है। ज से जैसलमेर का किला जिसे सोनारगढ़ कहा गया है। र से रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। आम से आमेर का किला जयपुर के अंतर्गत है। अभी भी दोस्तों सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल दुर्ग नहीं है। अब इस कंडीशन में अगर मेहरानगढ़ जोधपुर दे रखा है तो वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा था उस समय उसका ऑप्शन में था मंडलगढ़ का किला भीलवाड़ा जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है शुक्र नीति सार। इस शुक्र नीति के अनुसार इसने क्या किया, किलों का वर्गीकरण किया। दोस्तों वर्गीकरण बहुत जरूरी है कि कौन कौन से किले किस किस प्रकार से शामिल हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कितने हैं। तो इसके अनुसार क्या है, मैं आपको क्या करता हूं, एक ट्रिक्स लिखता हूं। यहां पर मैंने लिखा सेना गिरी जल में। दोस्तों एक लाइन लिखी है सेनागिरी जल में और धान वन में। धान वन में आगे लिख रहा हूं मैं परिधि और पारीख साब। देखिए यहां पर एक छोटी सी लाइन है, मैंने लिखा सेनागिरी जल में और दान वन में। देखिए आपको इसको याद कैसे करना है, एक जंगल है, उस जंगल में सेना जा रही है। क्या जा रही दोस्तों, सेना जा रही है। और मान लो उस सेना के सिर के ऊपर गेहूं के कट्टे हैं, धान है, चावल है, कुछ भी है। अब मान लो अचानक से अटैक होता है तो सेना गिरी जल में। सेना कहां जाकर के गिर गई, जल के अंतर्गत गिर गई। आपको सिर्फ इतना से याद करना है दोस्तों कि सेना गिरी जल में। सेना कहां गिरी, जल में। और दान को कहां पटक दिया, वन में। देखिए सिंपल सी ट्रिक्स है। सेना जा रही थी, सेना जंगल में से जा रही थी। अब क्या होता दोस्तों कि जंगल में जा रही थी तो अचानक से अटैक हुआ तो सेना कहां गिरी, जल में। सेना गिरी जल में और दान कहां गिरा दिया, वन में। अब नाम दे रखा है परिधि। अब मान लो किसी लड़की का नाम याद कर दो परिधि और पारीख साहब। परिधि और पारीख साहब के बीच में कुछ भी मान लो, इनके बीच में अफेयर है, लव है, दोस्ती है, प्रेम है, आप लोग ऐसा भी याद कर सकते हो। सेनागिरी जल में और दान वन में, परिधि और पारीख साहब। ये शुक्र नीति के अनुसार किलों की श्रेष्ठता का क्रम है। तो दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छा एक प्रश्न आएगा जो आपको देखना है, किलों की श्रेष्ठता का क्रम। ये किसके अनुसार है, शुक्र नीति के अनुसार। किसके अनुसार है दोस्तों, शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार किलों की श्रेष्ठता का क्रम। नंबर 1 पे आता है दोस्तों, सेना से हो जाएगा सैन्य दुर्ग। दोस्तों नंबर 1 के ऊपर आपको याद करना है सैन्य दुर्ग। यह सबसे टॉप का किला है। कौन कह रहा है, शुक्र नीति के अनुसार सबसे टॉप का किला कौन सा हो जाएगा, सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके पास
बहुत बड़ी विशाल सेना हो। एक राजा है और राजा को अगर अपना साम्राज्य बचाना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कि बहुत विशाल सेना हो, इसलिए पहला दुर्ग हो जाएगा सैन्य दुर्ग। दूसरा हो जाएगा गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग ऐसा दुर्ग जो किसी ऊंची पहाड़ी पर बना हो, ऊंची पहाड़ी पर निर्मित हो, गिरी दुर्ग है। अब नाम से पता दोस्तों कि ऐसा दुर्ग जो बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ हो उसको गिरी दुर्ग कहते हैं। जिस गिरी दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत तो सारे दुर्ग आते हैं जो पहाड़ियों के ऊपर बने हुए हैं, जैसे कुंभलगढ़ का किला मान लेते हैं, रणथंबोर का किला मान लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो दूसरा जो दुर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा गिरी दुर्ग। देखिए दोस्तों, तीसरा जो दुर्ग आएगा वो कहलाता है जल दुर्ग। जल दुर्ग, और इसी को बोलते हैं ओदक दुर्ग। ओदक। तीसरा टॉप का किला उसने बताया है जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ हो, जल भरा हुआ हो। जैसे अगर हम बात करें गागरोन दुर्ग की, तो गागरोन दुर्ग क्या है? गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है। गागरोन दुर्ग चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम स्थल पर, चंबल और ब्राह्मणी के बीच में बना हुआ है। बैसरोडगढ़ का किला, तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ हो वह दुर्ग जल दुर्ग या ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो सेनागिरी जल में। अब दान आ रहा है, तो दान से हो जाएगा दोस्तों दानवन दुर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों? दानवन दुर्ग। दान से हो जाएगा दोस्तों दानवन दुर्ग। देखिए दोस्तों, दानवन दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ रेगिस्तान हो, रेत के टीले हो, रेतीला मैदान, बहुत रेत ही रेत हो, तो उसको हम बोलते हैं दानवन दुर्ग। जैसे हम जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़ की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि रेत के समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान आकृति वाला किला है, चारों तरफ रेत ही रेत और बीचों बीच में जैसे जहाज खड़ा हुआ हो, तो ऐसा दुर्ग होता है, वो दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर आता है वन दुर्ग। वन दुर्ग। वन दुर्ग, वन या मेवास दुर्ग। मेवास दुर्ग। अब दोस्तों नाम से ही पता है वन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो वन में बना हुआ हो या जंगल में बना हुआ हो, उसको हम लोग कहेंगे वन दुर्ग। अब दोस्तों देखिए, यहां पर हम लोग बात करेंगे, ये देखिए दोस्तों, अब करेंगे परिधि और एक आता है पारीख। तो परिधि से हो जाएगा पारिध, पारिध दुर्ग। पारीख से हो जाएगा पारीख, पारीख दुर्ग। देखिए दोस्तों, ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनको समझने का बहुत अच्छा तरीका है, कुछ भी नहीं कर रखा है। देखिए यहां पर मैं द वर्ड पकड़ रहा हूं, यहां पर मैं ख वर्ड पढ़ रहा हूं। अगर द से याद करूंगा तो समतल धरती के ऊपर बना हुआ जो दुर्ग है, समतल धरती के ऊपर बना हुआ दुर्ग होगा, वो जिस श्रेणी में आएगा उसको बोलेंगे दोस्तों पारिध दुर्ग। द से धरती, और ऐसा दुर्ग जिससे चारों तरफ खाई हो, गहरी गहरी खाइयां बनी हुई हो, तो वो दोस्तों कहलाएगा पारीख दुर्ग। अब यहां पर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, राजस्थान के अंतर्गत समतल धरती के ऊपर बना हुआ, जैसे जूनागढ़ दुर्ग है जिसे जमीन का जेवर कहते हैं बीकानेर में, तो वो श्रेणी आ जाएगी पारिध दुर्ग की श्रेणी। एक आता है पारीख दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी गहरी खाइयां हो। हम लोग बात करेंगे लोहागढ़ भरतपुर की जिसके चारों तरफ गहरी खाई है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? खाई। पारीख, ख से खाई दुर्ग हो जाएगा पारीख दुर्ग। यहां पर और शब्द आ रहा है, तो यहां पर मैं एक वर्ड पकड़ता हूं दोस्तों, यहां पर और से हो जाएगा एरण दुर्ग। एरण दुर्ग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ कंटीली झाड़ियां हो, उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता हो, उबड़ खाबड़ जगह हो, जहां पर पहुंचना कठिन हो, दुर्गम, पहुंचना दुर्गम, पहुंच दुर्गम, पहुंच, यानी जहां पर पहुंचना कठिन हो, दुर्गम रास्ता हो, तो वो कहलाता है दोस्तों एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। और लास्ट जो साब लिखा है, इस साब से हो जाएगा सहाय दुर्ग। सहाय, सहाय दुर्ग। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ये हो जाएगा ऐसा दुर्ग जिसके अंतर्गत सदैव अनुकूल रहने वाले वीर सैनिक यहां पर सहाय दुर्ग
कहलाते हैं। सहायक दुर्ग के अंतर्गत अपने राजा के प्रति समर्पित रहने वाले, जान लुटाने वाले वीर अनुकूल सैनिक सदैव जो रहते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों सहायक दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, इसके अंतर्गत किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं और 7 अंग में से किले भी एक अंग की श्रेणी के अंतर्गत माना गया है। 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों? 7 अंग होते हैं, है ना। देखिए, किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं। 7 अंग। 7 अंग में से एक तो होता है राजा, दूसरा होता है मंत्री या आमात्य, तीसरा होता है गुप्तचर, चौथा होता है कोष यानी जिसको पैसा बोलते हैं, फिर होता है राष्ट्र, फिर होता है दुर्ग और फिर लास्ट में होती है सेना। देखिए दोस्तों, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी राज्य के 7 अंग माने गए हैं। दोस्तों कितने अंग माने गए हैं? किसी भी राज्य के 7 अंग माने गए, जिसमें से पहला अंग माना गया है राजा। राजा जो होता है वो किसी भी राज्य का राजा होता है किंग। दूसरा होता है मंत्री या अमात्य जिसको हम सचिव बोलते हैं। तीसरा होता है गुप्तचर, चौथा होता है कोष या खजाना। 5 नंबर पे है राष्ट्र या जिसको हम बोलते हैं प्रजा। बिना प्रजा के भी कोई भी राज्य नहीं चल सकता। और ये जो हम लोग 6 नंबर पे जिसका उत्तर निकालना चाह रहे थे दोस्तों, ये देखिए दुर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट नंबर पे सेना। ये जो दुर्ग है इसको शरीर के किस अंग की संज्ञा दी गई है? शरीर का हाथ की संज्ञा दी गई है। शरीर के हाथ की संज्ञा हमने किसको दी गई है? दुर्ग या किलों को दी गई है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बेसिक किलों से संबंधित जुड़ी हुई कुछ जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास किया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग किलों के बारे में अध्ययन करेंगे और किलों से संबंधित डीप स्टडी और उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।